हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का पाठ 3 नियोजित विकास की राजनीति, इसका एक इंपॉर्टेंट और बेहद खास टॉपिक नीति आयोग लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। जो नियोजन तंत्र पूरा हम भारत में देख रहे थे इस चैप्टर में, इसमें योजना आयोग को ऑलरेडी हमने देख लिया, पंचवर्षीय योजनाएं भी देख ली हैं। आज हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग क्या है, ये कब से आया और ये किस प्रकार काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। पर इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, एक बेहद खास जानकारी ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर घर बैठे आप कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। यानी यहां 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको किसी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहां पर यूपी बोर्ड से पढ़ते हो, बिहार बोर्ड से पढ़ते हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़ते हो, सारे विषयों के सारे चैप्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाएंगे। तो इसी बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ हम शुरू करते हैं नीति आयोग का ये टॉपिक और समझते हैं कि नीति आयोग क्यों आया और उसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि भारत में जब हम आजाद हुए तो हमने ये तय किया कि हम नियोजित विकास करेंगे। नियोजित विकास यानी प्लान करके डेवलपमेंट करेंगे। इसीलिए हमने 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं प्लानिंग कमीशन। ठीक, इस योजना आयोग ने इस योजना आयोग ने 1951 से और 2017 तक कुल मिला के, खैर 12 में आखिरी था, 17 तक चला था, 12 5 ईयर प्लान्स यानी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये देश में लागू किए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसकी चर्चा हम अलग से कर चुके हैं डिटेल में। अब ये 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई। आखिरी पंचवर्षीय योजना 2012 में शुरू हुई थी। इसी बीच 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी और उन्होंने कहा लाल किले से कि भैया योजना आयोग से हम तंग आ गए, या कह लीजिए कि पुराना मॉडल हो गया है, वी डू नॉट नीड इट एनी मोर, और अब हम इसको खत्म करेंगे। और खत्म करके इन्होंने योजना के जगह पे एक नया अच्छा प्यारा शब्द ढूंढा और उसका नाम दिया नीति आयोग, कि अब हम नीति आयोग की स्थापना करेंगे। अब हम योजना नहीं बनाएंगे, नीति बनाएंगे। खैर, इसका नीति आयोग का जो मतलब था वो था नेशनल इंस्टीट्यूशन, ध्यान से लिख लीजिएगा, 1 नंबर में पूछ देता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यही है नीति आयोग का फुल फॉर्म। ठीक, अच्छा, अब आप कहेंगे सर केवल नाम बदला। नाम नहीं, थोड़ा सा काम भी बदला, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 90% काम धाम एक जैसा ही है। थोड़ी बहुत परिवर्तन इसमें आए, उसकी चर्चा कर लेंगे क्या है। अब देखिए, पूर्व काल में भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का मसौदा तैयार करने के लिए 15 मार्च 1950 को सरकार के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, मान ली बात, जवाहरलाल नेहरू ने कराई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को किए गए अपने संबोधन में यह कहा कि बदले हुए आर्थिक परिदृश्य के मद्देनजर योजना आयोग की जगह एक नई संस्था की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री रहे हैं। योजना आयोग जो था, योजना आयोग का एक और बहुत महत्वपूर्ण काम था, वो था राज्यों में वित्त विभाजन। मतलब मान लीजिए जो केंद्र सरकार के पास पैसा आ रहा है वो राज्यों को बांटना है, तो ये काम योजना आयोग करती थी। अब इसमें खास करके कई राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकारें नहीं थी, या जो अलग अलग राज्य थे, या कई बार कांग्रेस सरकार राज्यों को भी लगता था कि योजना आयोग इसमें थोड़ी परेशानी करता है, इसमें राज्यों को वो नहीं मिल पाता जितना वो चाहते हैं। तो एक तो ये भी कारण था। दूसरा कारण ये था कि बहुत दिनों तक एक मॉडल चल रहा था, तो कुछ नया मॉडल लेकर आना था विकास के लिए। तो ये माना गया कि भाई अब हमें एक नई संस्था बनानी पड़ेगी, और इसलिए योजना आयोग को डिसमेंटल करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना भारत में की गई। नीति आयोग की स्थापना भारत में की गई और ये बोला गया कि अब ये नई संस्था काम करेगी। तो प्रधानमंत्री के इसी वक्तव्य को मूर्त रूप देते हुए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और आयोग का कार्य नीति निर्धारण में सरकार की मदद करना होगा। योजना आयोग भी क्या था, एक एडवाइजरी बॉडी थी, सलाहकारी समिति थी, और उसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते थे। इसकी प्रशासकीय एक परिषद होगी जिसको गवर्निंग काउंसिल कहा जाएगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसके सदस्य होंगे। देखिए, अगर आप इसका स्ट्रक्चर समझना चाहें थोड़ा सा तो समझ लीजिए। जो नीति आयोग है
ठीक, इसमें एक अध्यक्ष होंगे, ये जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे हमारे प्रधानमंत्री, जिसको आप प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। अच्छा, इसमें एक उपाध्यक्ष भी होंगे जो प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे, ठीक, पीएम द्वारा नियुक्त। योजना आयोग में भी एक उपाध्यक्ष होते थे। यहां एक और नया पद सृजित किया गया, सीईओ, जिसको कहा गया मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये एक नया पद था, ये सेक्रेटरी लेवल का पद था, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक, एक ये नया पद बनाया गया। इसके साथ यहां पर एक होता है गवर्निंग काउंसिल। अब देखिए, योजना आयोग में क्या था कि एक राष्ट्रीय विकास परिषद था, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, जो आयोग था पूरा। तो अब ये नेशनल डेवलपमेंट कमीशन था। अब उसमें क्या क्या था कि राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय बनाना, उसमें नीति बनाना, सभी चीजों का समायोजन करना। यहां पर डायरेक्ट एक गवर्निंग काउंसिल बनाई गई जो राज्य और केंद्र के बीच में मिलकर एक टीम इंडिया बनाए, और उसका कार्य था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म बोलते हैं राज्य और केंद्र के बीच में जो विभाजन होता है उसमें अच्छा संतुलन बनाए रखना, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहलाता है। तो यहां पर एक नया बॉडी आई, गवर्निंग काउंसिल। और इसमें कौन कौन रहेगा? चीफ मिनिस्टर, मतलब मुख्यमंत्री, प्लस जो अब इसमें क्या है, राज्यों के भी और उन केंद्र शासित प्रदेशों के भी मुख्यमंत्री जहां पर विधानसभाएं हैं, जैसे पुडुचेरी और दिल्ली, प्लस यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल, जो सारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके उपराज्यपाल, ये लोग इसमें शामिल होंगे। और सबको मिला के कहा जाएगा टीम इंडिया। इसके अलावा इसमें कुछ परमानेंट और अंशकालिक सदस्य भी होंगे, और 4 केंद्रीय मंत्री भी इसके सदस्य होंगे। 4 केंद्रीय मंत्री ये भी इसके सदस्य रहेंगे। ये पूरा नीति आयोग का एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है, ठीक है। गवर्निंग काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले वहां नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था जो अलग से चलता था योजना आयोग के पैरेलल में। अब ये नीति आयोग के अंदर ही गवर्निंग काउंसिल बना दिया गया है। ये सब मिलकर अपना काम करेंगे। टीम इंडिया का इसमें मीटिंग होता है। तो केंद्र सरकार रहेगी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे, उपराज्यपाल रहेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के, और 4 केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे, और 2 अलग अलग विश्वविद्यालय या जो कह सकते हैं कि किसी अच्छे क्षेत्र के विशेषज्ञ रहेंगे, और कुछ अंशकालिक सदस्य भी रहेंगे। तो मुख्य रूप से ये इसका जो है एक ढांचा है, ठीक है। तो सभी राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इसके सदस्य होंगे। एक तो ये है इसमें। यह परिषद राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थान ग्रहण करेगी। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था उसके जगह पर अब कौन आ गया? गवर्निंग काउंसिल आ गया। जिस कैबिनेट प्रस्ताव के तहत आयोग की स्थापना की गई उसमें विकास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण को अपनाने की बात कही गई है। तो नीति आयोग में यह कहा गया है कि अब देखिए, योजना आयोग क्या थी? कहीं ना कहीं सोवियत संघ वाले कंसेप्ट से प्रभावित थी। यहां पर कहा गया है कि विकास का जो भारतीय मॉडल है हम उसको अपना के आगे चलेंगे। तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है। मोदी सरकार का ऐसा मानना है कि भारत में विकास की जो रणनीति अपनाई जाए उसमें सरकार का कार्य उन परिस्थितियों को उपलब्ध कराना होगा जिससे लोग अपना विकास कर सके। यानी सरकार यहां पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। अब देखिए, इससे विजन समझ में आता है। क्या समझ में आता है? प्लानिंग कमीशन में था कि हम रोजगार देंगे, हम ये बनाएंगे, ये करेंगे। इसमें यह कि हम क्या करेंगे, आप सरकार पे हर जगह पर निर्णय नहीं ले सकते या निर्भर नहीं रह सकते। सरकार पर पूर्ण निर्भरता नहीं हो सकती है। दीर्घकालीन विकास की दृष्टि से क्या आपको क्या होना चाहिए? सरकार आपको मौके उपलब्ध कराएगी, डेवलपमेंट आपको खुद करना है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पूंजीवाद या निजीकरण की तरफ झुकता हुआ विजन दिखाई पड़ता है, ठीक है। आयोग का कार्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की संस्तुति करना, नीतिगत और आर्थिक मसलों पर सरकार को तकनीकी परामर्श देना। तो ये भी टेक्निकल एडवाइस देता है। नीति आयोग के अगर कार्य देखें तो 2-3 इंपॉर्टेंट है। एक जो इंपॉर्टेंट कार्य है इसका नीति बनाना, ठीक। उसके ऊपर ये सरकार का थिंक टैंक है। थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। थिंक टैंक क्या होता है? जो हर चीज को विचार करे, स्थिति क्या चल रही है, क्या करना चाहिए, उसको ठीक करने के लिए नीतियां बनाएगी। उसके बाद उन नीतियों की समीक्षा करेगी,
इवेल्युएट करेगी कि नीतियां कितनी सफल हैं, कितनी पीछे हैं, कौन सा राज्य आगे है, कौन सा राज्य पीछे है। नीति आयोग कई तरह के सूचकांक भी जारी करता है, जैसे सतत विकास सूचकांक की कौन सा राज्य उसमें आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। इसके अलावा अटल टिंकरिंग लैब, कई सारे आकांक्षी जिलों को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम, ये सब चलाता रहता है। और जो इंपॉर्टेंट चौथा है इसमें, एक कह सकते हैं आप कि सहयोगी संघवाद को बढ़ाना। सहयोगी संघवाद बढ़ाना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आप ध्यान रखिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि राज्य और केंद्र के बीच में अच्छा रिश्ता बना के रखना, जो टीम इंडिया और गवर्निंग काउंसिल है। ये 3-4 महत्वपूर्ण काम है, आप नोट कर लीजिएगा, नीति आयोग से संबंधित है। आयोग द्वारा ग्राम स्तर के नियोजन हेतु संयंत्र विकसित करके ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर मसौदे तैयार करना, यानी जिसको बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, गांव से लेकर और ऊपर के लेवल तक विकास सुनिश्चित हो। यह नीति आयोग इस पर काम करेगी, इस पर ध्यान रखेगी। प्रधानमंत्री द्वारा इसके उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इसके 5 पूर्णकालिक सदस्य और 2 अंशकालिक सदस्य होंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर में आप नोट कर सकते हैं 5 पूर्णकालिक सदस्य जो परमानेंट मेंबर रहेंगे, 5 पूर्णकालिक सदस्य प्लस 2 अंशकालिक जो टेम्पररी होंगे, अलग अलग क्षेत्रों से बुलाए जाएंगे। अंशकालिक सदस्य इसके मेंबर रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 4 कैबिनेट मंत्री इसके पदेन सदस्य होंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया। केंद्र सरकार के जो कैबिनेट मंत्री होंगे वो भी इसके 10 सदस्य के रूप में काम करेंगे। अब एक लास्ट पॉइंट मैंने आपको रखा है कि थोड़ा सा योजना आयोग और नीति आयोग के बीच में आप अंतर देख लीजिए। तो योजना आयोग, इसके द्वारा मंत्रालय और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को योजनागत व्यय के लिए धन दिया जाता था। देखिए, धन आवंटन का काम इसको दिया गया, पर इसको धन आवंटन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, केवल वो अब वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। ये योजना आयोग का जो काम था वो खत्म कर दिया गया नीति आयोग में। इसमें 8 पूर्णकालिक सदस्य थे, इसमें केवल 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं, ठीक। राज्यों की भूमिका राष्ट्रीय विकास परिषद तक सीमित थी। जो राष्ट्रीय विकास परिषद था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वहां तक वो थी। यहां क्या है, यहां पर ज्यादा विस्तृत है। जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें सभी राज्य शामिल है, तो इसमें थोड़ा सा राज्यों की भूमिका नीति आयोग में बढ़ाई गई है, ठीक है। इसके सचिव या सदस्य सचिव सामान्य प्रक्रिया से नियुक्त किए जाते थे। इसके सदस्य सचिव को मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम दिया गया। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। योजना आयोग में अंशकालिक सदस्य की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसमें 2 अंशकालिक समय समय पर सदस्य हो सकते हैं। योजना आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन राष्ट्रीय विकास परिषद को दिया जाता था। इसमें प्रशासकीय परिषद स्वतः व्यवस्था बनाती है। तो जो गवर्निंग काउंसिल है, प्रशासकीय व्यवस्था है, वो खुद ही अपना पूरा ढांचा क्रिएट करती है, वो खुद ही सब नियम अपने लिए बनाती है। योजना आयोग के 1 उपाध्यक्ष, 1 सदस्य, 8 पूर्णकालिक सदस्य थे। सदस्य सचिव, यहां मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक नया पद बना है। इसके अतिरिक्त 5 पूर्णकालिक सदस्य, 2 अंशकालिक सदस्य हैं और कैबिनेट स्तर के 4 मंत्री भी इसमें शामिल रहेंगे। ये मैंने आपको बता ही दिया। योजना आयोग द्वारा नीति का निर्धारण किया जाता था, ठीक है, और राज्य सरकारों का और धन का आवंटन राज्य सरकारों के परामर्श से होता था। नीति निर्माण में राज्यों के परामर्श किया जाना है। तो यहां पर क्या है, धन का आवंटन वाला तो मामला ही वित्त मंत्रालय को चला गया। बाकी जो नीतियां बनेंगी वो राज्यों के परामर्श के द्वारा नीतियां बनाई जाएंगी। तो ये नीति आयोग के बारे में मुझे आपसे डिस्कस करना था। नीति आयोग और योजना आयोग का जो अंतर है वो भी मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। नीति आयोग के कार्य क्या है ये भी बता दिए। हाँ, एक चीज और मैं आपको जरूर बता देता हूं लास्ट में, जो मुझे आपसे डिस्कस करना था वो ये है। एक चीज आप देख लीजिए, जो प्लानिंग व्यवस्था है, जो नीति आयोग की योजना है, देखिए जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, वो 5 वर्ष की योजनाएं बनाता था। लेकिन जो नीति आयोग है वो क्या करता है, वो 3 तरह के डिवीजन करता है, ठीक। एक क्या करता है, 3 वर्ष, एक 7 वर्ष और एक 15 वर्ष, ठीक। इतने ईयर्स की प्लानिंग वो करता है। वो क्या करता है, 15 साल का एक विजन बनाता है, दृष्टि। इस विजन को पूरा करने के लिए 7 सालों की स्ट्रेटेजी बनाता है। ध्यान से समझ लीजिएगा। और इस स्ट्रेटेजी को लगाने के लिए हर 3 साल का एक्शन एजेंडा, कि हर 3-3 साल पे आप क्या एक्शन लेंगे। ये योजना क्या करता था, 5 साल की पंचवर्षीय योजना बन गई, बात खत्म। यहां 15 साल का एक विजन होगा, एक आपकी दृष्टि होगी, आप कहां पहुंचना चाह रहे हैं। उसके लिए आप हर 7 साल में स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि ये कदम हम ले लेंगे।
और उस स्ट्रेटेजी को पूरा करने के लिए हर 3 साल का एक्शन एजेंडा होगा कि हर 3 सालों में क्या क्या कदम उठाने हैं। तो ये नीति आयोग का योजना बनाने का तरीका है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 3 साल, 7 साल और 15 साल, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बस ये चीजें मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, इन चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखिए और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर बताइए। एक बात का ध्यान और रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप इसके वेबसाइट, एप्लीकेशन या आप यूट्यूब मंच पर आकर ये जितनी कोर्सेज हैं इन सभी कोर्सेज को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। चाहे वो सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड है, यूपी बिहार बोर्ड है, कंपटीशन के एग्जाम है, सभी एग्जाम्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। सभी कोर्सेज को पूरी तरह पढ़ सकते हैं निःशुल्क रूप में, 100% फ्री। और जो हमारी ई बुक्स और बुक्स के लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, वहां से भी आप निःशुल्क रूप से अपनी पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब से जुड़े रहिए ताकि सारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। और सबसे जरूरी काम कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए वीडियोज इस तरह के लेके आता रहेगा और निःशुल्क शिक्षा आपके लिए प्रोवाइड करता रहेगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो के इस चैप्टर के अलग और नए कंसेप्ट के साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।